अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। नई कहानियों के साथ हम लोग हाज़िर हैं। अब नए साल में हमने बहुत सी कहानियाँ एक साथ ही स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि धड़कनों के संग-संग अपनी इख्तिताम की तरफ है और इसके साथ और भी बहुत से दूसरे नॉवेल्स हम लोगों ने अब चलाए हैं कि आप लोगों को मज़ीद यहाँ पे मटीरियल मिलता रहे। जाने मुर्शिद, कशफ फयाज़ और किस्त नंबर 1 बहुत अच्छी कहानी है, सिंपल सी। थोड़ी-सी फ़नी है, थोड़ी-सी कज़िन के हवाले से है, कुछ दोस्ती के हवाले से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उठो, तुम्हें उठना पड़ेगा। मैं कहता हूँ उठो। आँखें खोलो, तुम्हें वास्ता देता हूँ। उठ जाओ। लुबाबा ऐसा नहीं कर सकती तुम। देखो मेरी तरफ। मैंने मानी थी ना तुम्हारी बात, हर बात। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा। मेरे लिए, मेरी मोहब्बत की खातिर अर्श। अर्श देख ना यार, ये आँखें नहीं खोल रही। उसे बोल ना खोल दे। उसे बोल ना खोले आँखें, मैं मर जाऊँगा। ये मुझसे बात नहीं कर रही। अधूरी बात, अधूरे अल्फ़ाज़ जो ज़ुबान से निकलते इससे पहले ही दम तोड़ चुके थे। वो बेगाना हो चुका था। अपने होशो-हवास से हाँ, वो बेहोश हो चुका था। चेहरा था कि आँसुओं से तर था। वो नहीं रह सकता था अपनी मोहब्बत के बगैर। उस शख्स की दूरी वो बर्दाश्त कर चुका था, लेकिन इसका छोड़कर चले जाना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। ओए खबीस इंसान, रुक ज़रा। रुबास जो कब से सुफियान की जान हलकान कर रहा था, अब इस बेचारे का बैग लेकर भाग चुका था। अरे मेरी रूठी हुई महबूबा, तुम अपने पेके नहीं जा रही हो जो इतना जहेज इकट्ठा कर रखा है। जहाज तुम्हारे अब्बा हजूर की मलकियत थोड़ी है, जो तू आधे लंदन का बाजार अपने साथ लद के लेके जा रहा है। हाथ होला रख मेरे यार, इसी में ही फायदा है। वो 4 दोस्त जो लंदन में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अब अपने मुल्क वापस जाने का इरादा रखते थे। कल शाम की फ्लाइट थी और अभी वो सब अपनी पैकिंग करने में मसरूफ़ थे। इन सब ने एक-एक बैग तैयार किया था, जबकि सफ़ान का बैग तीसरा था, जो लोड होने से पहले ही रुबास समेत गायब हो चुका था। वो 4 दोस्त थे, जिनमें एक-दूसरे की जान बसती थी। तूफ़ान और रबास अपने ग्रुप की रौनक थे। दुनिया आलम के तमाम अजीब तर्ज से लेकर अजीब-ओ-गरीब किस्म के काम इन 2 नमूनों के पास ही पाए जाते थे। वो चारों लंदन में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद अब पाकिस्तान वापस जाने का इरादा रखते थे। बाकी सब ने तो एक-एक बैग से ही गुज़ारा कर लिया था, लेकिन तूफ़ान, उसके लिए 4 बैग्स भी कम पड़ रहे थे। उसने न जाने लंदन के शॉपिंग मॉल्स की खाक छान-छान कर क्या कुछ नहीं लिया था। फैमिली वालों के लिए, बकौल सफ़ान के कि वो किसी को भी नाराज़ नहीं कर सकता था। इसलिए सबके लिए कुछ न कुछ ज़रूर खरीदा था इसने। वो 4 दोस्त अरिशमान मलिक, दियान मलिक, रबास अहमद, सफ़ान जहाज़ेब, जिनमें एक-दूसरे की जान थी, हमेशा से एक-दूसरे के दोस्त कम और भाईज़ादा थे। अरशमान इन सब में थोड़ा मुख्तलिफ था। वो भूरी आँखों और घने बालों के साथ 6 फुट के कद, सफ़ेद और खूबसूरत रंगीन चेहरे की हल्की दाढ़ी में किसी अरबी शहज़ादे से कम नहीं लगता था। वो संजीदा होने के साथ-साथ कमगो और खुश मिजाज का मालिक था। गुस्से से इसका दूर-दूर तक कोई रिश्ता न था। दयान, वो भी अरशमान से कोई मुख्तलिफ नहीं था, लेकिन सफ़ान और रुबास की उल्टी हरकतों में कभी-कभार वो यही बराबर का हिस्सेदार कहलाता था। जबकि रुबास और सफ़ान की कोई मिसाल इस वक्त दुनियाए आलम में मौजूद न थी। जासिम अली असगर खान, जो एक जुनूनी और ज़िद्दीपन की इंतहा तक जाता था, वो जो गरूर इस वक्त उसमें मौजूद था, उसकी शख्सियत पर काफ़ी जचता था। सिंध इलाके की हवेली, जिसे मरमर के नाम से जाना जाता था, पूरे इलाके की खूबसूरत तरीन हवेली थी। असगर अली खान, जो ख़ानदानी ज़मींदार होने के साथ-साथ अपने इलाके के सरदार भी थे। अली असगर खान का बेटा जासिम अली असगर खान, जो अपने ख़ानदान का सबसे बड़ा और इकलौता वारिस और बेपनाह जुनूनियत का पुतला था। जासिम कराची शहर के अंदर अपनी तालीम के सिलसिले में वहीं रिहाइश पजीर था। उसे मुल्क से बाहर जाकर पढ़ाई करने में कोई दिलचस्पी न थी, जिसकी बिना पर वो शहर की मशहूर और महंगी तरीन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल कर रहा था। वहाज खान, जिनके 2 बेटे और अली असगर खान और जुमार शोकर थे, और एक बेटी हाइका वहाज खान थी। अली असगर खान सबसे बड़े होने की वजह से गद्दी के वारिस और अपने इलाके के सरबराह थे। अली असगर खान की शादी इनकी खालाजाद सबूर बेगम से हुई थी, जो कि अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इनका एक इकलौता बेटा जासिम अली असगर और इकलौती बेटी लुबाबा अली असगर थी।
जबकि ज़ुमार शौकत की एक बेटी अफ़राह खान थी और इनकी ज़ोजा मोहतरमा असफरीन ज़ुमार खान थी, जबकि हाइका वहाज खान की अब तक शादी ना हुई थी। खानदान के सिर्फ 3 ही बच्चे थे, जैसम अली असगर खान, दुबाबा अली असगर खान और अफ़राह ज़ुमार शौकत। वहाँ लड़कियों को पढ़ाने का रवाज नहीं था, जिसकी वजह से लुबाबा और अफ़राह ने बमुश्किल गार्ड से भरी गाड़ी के साथ जाकर इंटर तक तालीम वहाँ मुकम्मल की थी। और अब वो दोनों हवेली की इस चारदीवारी में जैसे कैद थी। अगर कभी हवेली की औरतों को बाहर जाना होता, तो इसके लिए बड़ी मुश्किल से इजाज़त दरकार होती, जबकि गार्ड्स का झुरमुट तब भी उनके साथ ही रहता। काखिर मलिक एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे। इनकी ज़ोजा मोहतरमा अबीरा मलिक थी और अर्शमान उनकी इकलौती और फर्माबरदार औलाद थी। अबीर मिर्ज़ा और काखिर मलिक बिजनेस पार्टनर होने के साथ-साथ काफ़ी गहरे दोस्त भी थे। अबीर मिर्ज़ा के 3 बच्चे, दयान मिर्ज़ा, अरमगान मिर्ज़ा और एक बेटी समा अबीर मिर्ज़ा थी, जबकि अबीर मिर्ज़ा की ज़ोजा मोहतरमा ज़ुल्कशा बेगम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी थी। दयान के बड़े भाई अरमगान की शादी उसकी फूफोज़ाद वरीशा से हुई और वो दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन थे। अरमगान अबीर साहब के साथ ही ऑफिस जाता था, जबकि दयान और उस्मान के वापस आने के बाद उन्होंने भी बिज़नेस में अपने-अपने वालिद का हाथ बटाना शुरू कर दिया। देख भाई, मैं नहीं लेके जाऊँगा सारा तेरा जहेज़। जहेज़ तेरा है, इसलिए तो खुद ही सामान को लेके जाना। प्रभास ने हरी झंडी दिखाते हुए सफ़ान से कहा। मैं अकेला कैसे घसीटूँगा? तुम सबका बोरिया बिस्तर भी तो मौजूद है ना? सफ़ान को गुस्सा आ रहा था। लंदन एयरपोर्ट में सामान की बुकिंग में मैंने और अर्श ने करवाई थी। तुम दोनों तो कार्टूनों जैसे मुँह बनाकर तस्वीर लेने में मसरूफ़ थे। दयान ने भी अपनी सफाई देना ज़रूरी समझा। हाय! देख यार, ये हम दोनों को कार्टून बोल रहा है। रुबास ने भरपूर एक्टिंग करते हुए सदमे की हालत में सफ़ान के कंधे पर हाथ रखा। ओह! मेरे भाई कभी अपनी शक्ल भी देख लिया कर। आधी दुनिया की बांदरियाँ तुझे देखकर शर्मा जाती हैं कि इतना हसीन बांदर कहाँ से आ गया। सफ़ान कहाँ पीछे हटने वाला था। बस करो यार, लंदन से ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर आ रहे हो तुम सब। कम से कम हरकतें तो थोड़ी दुरुस्त करो, वरना घर वाले सदमे से बेहाल हो जाएँगे कि जैसा भेजा था वैसे ही उठकर आ गए हैं। अर्श ने इन्हें समझाने की सही करते हुए कहा, क्योंकि अगर उन सब की किस्मत एक बार फँस जाती, तो निकलने का नाम ही ना लेती थी। देखना अर्शी, मैं अकेला कैसे घसीटूँगा ट्रॉली को। सफ़ान ने अपना दुखड़ा एक बार फिर सुना डाला। अर्शी मत बोला कर मुझे खबीस इंसान, अर्शमान नाम मलिक नाम है मेरा। अर्श ने हमेशा की तरह एक बार फिर सफ़ान को गुस्से से घूरा था। हाँ, मैं और अर्श आगे जा रहे हैं, तुम दोनों सामान ले आना। ध्यान ने उन दोनों से कहते हुए एक बाजू अर्शमान के बाजू में डाला। तीनों लेकर आओगे सामान? अर्शमान ने दयान को देखते एक-एक लफ्ज़ चबाकर कहा और अपने बाजू की तरफ इशारा किया, जो दयान ने अपने बाजू में कैद कर रखा था। दयान अक्सर अर्शमान के साथ ऐसी फ़िज़ूल हरकतें करता रहता था। इन्हें हुक्म सादिर करने अर्श आगे की जानिब चल पड़ा। चलो, कमीनों घसीटो ट्रॉली को। दयान ने दोनों के सरों पर एक-एक चपत रसीद करते हुए कहा। मैं आगे से हैंडल पकड़ूंगा, तुम दोनों एक-एक साइड थाम लो। जैसे ही मैंने रेडी स्टेडी कहा, हम ट्रॉली को आगे की जानिब धकेलेंगे। आई समझ? सफ़ान ने इन्हें मशवरा देते हुए कहा। क्या यार जल्दी करो, कोई हमने थोड़ी लेट थोड़ी ना हो रहे हैं हो जाना ऐसे घसीटते हुए। दयान ने उकताकर कहा, अच्छा भई चलो, 1 2 3 गो। ओह! ओए, इसको रोको! सफ़ान के कहते ही इन तीनों ने ट्रॉली को आगे की जानिब धकेला और अपने-अपने पाँव ऊपर की जानिब कर दिए। इस जगह पर ढलवान था, जिसकी वजह से ट्रॉली फुल स्पीड से आगे बढ़ी थी और वो तीनों ट्रॉली के साथ ही लटके हुए थे। पूरे एयरपोर्ट इंतज़ामिया इनकी चीखों-पुकार की वजह से इकट्ठी हो चुकी थी। अर्शमान जो आगे की तरफ बढ़ रहा था, उसे समझ ही नहीं आया कब उसे ट्रॉली ने हिट किया और वो उछलता हुआ ट्रॉली के अंदर पड़े सामान में औंधा मुँह जा गिरा। ट्रॉली की स्पीड हनूज़ बरकरार थी। एयरपोर्ट पर मौजूद अवाम उन शहजादों को देख रही थी जो एक दूसरे से बढ़कर हसीन थे। इनके आगे खड़े लोगों ने ट्रॉली की स्पीड को देखते रास्ता साफ कर दिया था। कुछ लोग तो बाकायदा वीडियो बनाने का शोहल फरमा रहे थे और कुछ अपनी हंसी को कंट्रोल करने की सही में हलकान हो रहे थे। अरे भाभी, वो देखिए, भाई लोग उड़ते हुए आ रहे हैं। समा ने वरीशा से कहते हुए इस जानिब इशारा किया, जहां से वो नमूदार हो रहे थे। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर पता नहीं ऐसे शोर मचाते हुए क्यों आ रहे हैं। वरीशा भी थोड़ी सी परेशान हुई थी। उन्होंने कब सोचा था कि वो लोग ऐसी अनोखी एंट्री मारेंगे। ध्यान और आयुष्मान की फैमिली इन्हें पिक करने आई थी। अबीर मिर्जा और काखिर मलिक भी हैरानी के मौजूदा तासुरात से इन्हें देख रहे थे। लगता है परखोतारों का पेट नहीं भरा जहाज में सवार होने के बाद भी।
کا खैर मलक ने अबीर मिर्जा को देखते हुए कहा। आयुष्मान का तो पता है हमें, वो ऐसी हरकतों से दूर रहता है, अलबत्ता ये बाकी तीनों की ही मस्ती होगी। अबीर साहब और बाकी सभी आयुष्मान की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थे। बाकी तो लगता है इनके दोस्त हैं। काखिर मलक ने सफान और रुबास को देखते हुए कहा, क्योंकि इन दोनों से उन लोगों की पहली मुलाकात थी। वो तो अब इनके यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। अबीर मिर्जा ने कहा और उस जानिब चल पड़े जहाँ वो चारों औंधे मुंह सामान समेत जमीन में सजदाए रेस थे। एयरपोर्ट इंतजामिया ने बमुश्किल आगे पोर्टल्स लगाकर ट्रॉली को रोका था और वो सब सामान समेत ही जमीन पर लेटे अपने अपने हाथ पांव सहला रहे थे। ओह कभी सो तुम सबको तो मैं बाद में मिलूंगा। आयुष्मान ने एक नज़र सबको घूर कर देखा और बमुश्किल अपने कपड़े झाड़ते हुए ऊपर खड़ा हुआ, जहां से काखिर मलिक और उनकी वालदा अबीला मलिक उसकी जानिब आ रहे थे। ध्यान की फैमिली और बाकी रुबास और सुफियान की फैमिली भी दूसरी जानिब से उनकी तरफ आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम मामा बाबा। आयुष्मान ने दोनों को सलाम किया तो काखिर मलिक ने उसे अपने सीने के साथ लगाते दोनों शानों से थाम कर सामने खड़ा किया। माशाल्लाह बड़े हो गए हो शहजादे। काखिर मलिक आयुष्मान से कहते अबीला बेगम को देखकर मुस्कुराए। माशाल्लाह मेरा बच्चा। अबीना बेगम ने नम आंखों से कहते आयुष्मान की परेशानी चूमी। बरखुदार उड़ने की ख्वाहिश अभी बाकी है, लगता है। अबीर मिर्जा ने ध्यान को एक बाजू से पकड़कर सीधा खड़ा करते कहा, जबकि चेहरे पर मुस्कुराहट वाजे थी। ध्यान के पांव पर चोट आई थी। वो बमुश्किल अबीर मिर्जा के सहारे सीधा खड़ा हुआ था। जी बाबा वो बस। ध्यान शर्मिंदा हुआ था। अरे भाई क्या फर्स्ट क्लास एंट्री थी आपकी। अगर आप मुझे बता देते तो मैं वीडियो ही बना लेती आप लोगों की। समा ने हंसते हुए ध्यान से कहा और उसके गले लगी। समा के कहने पर आयुष्मान की नज़र बेख्तियार उस पर उठी थी। वो जब पाकिस्तान से गया था तो वो काफ़ी छोटी थी। इन 5 सालों में वो उसे पहले से ज़्यादा समझदार और मगरूर लगी थी। समा अपने ऊपर नज़रों की तपिश को महसूस करते अपना रुख दूसरी जानिब कर गई। बेख्तियार उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई थीं। अपनी जल्दबाजी को समझते आयुष्मान ने फौरन से पहले अपना सर झुका लिया। अपनी ज़िंदगी के अहम साल एक आज़ाद ख्याल रियासत में गुजारने के बावजूद वो किसी सिनफ़े नाज़ुक की तरफ नज़रें उठाकर ना देख सका था। अपनी हदूद को ना तोड़ने वाला वो शहज़ादा एक अच्छी शख्सियत का मालिक था। उसकी अपनी कोई बहन न थी, लेकिन इसके बावजूद इसे दूसरों की इज़्ज़त रखना आती थी और ये सब कुछ एक अच्छी तरबियत का नतीजा था। बस मेरी बहन है, मुझे खुद नहीं पता। दयान ने भी इसी अंदाज़ में जवाब दिया। भाई! दयान अरमगान को देखते खुशी से उसके गले लगा। कैसा है मेरा शेर? अरमगान ने छोटे भाई की पीठ सहलाते पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिया हनूज़ अब भी इसी पोज़ीशन में अरमगान के गले लगा था। न जाने कितनी देर वो दोनों ऐसे ही खड़े रहे। अरे भाभी को भी देख लो, वर्षा ने मुस्कुराते हुए दयान से कहा, जो अरमगान के साथ चिपका इसे छोड़ने को तैयार ही न था। अरे मेरी प्यारी भाभी, आपको मैं कैसे भूल जाऊं? दयान मुस्कुराते हुए वर्षा से भी मिला था। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। रुबास और सफ़ान अपनी अपनी फैमिली के साथ ही उनकी तरफ आए, जहां ये दोनों फैमिलीज खड़ी थी। ये दोनों हमारे दोस्त हैं, रुबास और सफ़ान। अरशमान ने इन दोनों का तारुफ करवाया। सब ने एक दूसरे की फैमिली से अच्छे से मुलाकात करने के बाद अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो चुके थे। अली असगर खान की हवेली, जो पूरे इलाके की सबसे हसीन तरीन हवेली समझी जाती थी और अपने इलाके से लेकर दूर तक गांव में इस हवेली जैसी कोई दूसरी मिसाल नहीं थी। इलाके से बाहर तक उसे मरमर की हवेली के नाम से जाना जाता था। कई मुरब्बा पर फैली इस हवेली के बाहर 24 घंटे पहरेदार रहता था, जबकि हवेली के अंदर छोटे से लेकर हर बड़े काम तक के लिए मुलाजिम मौजूद थे। बाहर से भी कुछ सफ़ेद और गोल्डन रंग के संगमरमर से सजाई गई थी। हवेली के ऊपर का मीनार इतना बड़ा था कि इलाके की हदूद में दाखिल होते ही वो दूर से नजर आना शुरू हो जाता था। दाखिली दरवाजे से ईंटों का एक रास्ता तकरीबन 5 मिनट के सफर के बाद हवेली के अंदर हाल तक पहुंचता था, जबकि इसके रास्ते के दोनों वस्त हरा सब्जा था। इसी तरह हवेली की दाएं जानब एक खासा बड़ा बाग था और हवेली की पिछली जानब एक छोटे से गेटनुमा दरवाजे के अंदर मुलाजमीन का क्वार्टर शुरू होता था। ये सारा सिलसिला एक बहुत ही बड़े रकबे में तामीर किया गया था। ये हवेली 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी, जिनमें से दूसरी मंजिल के दरमियान में से एक कमरा जासिम अली असगर खान की आरामगाह था। ये कमरा नॉर्मल कमरों की बनिस्बत काफ़ी कुशादा था। पूरे कमरे का कंट्रास्ट ब्लैक एंड वाइट था। कमरे के अंदर दाखिल होते ही इंसान सबसे पहले अपने कदमों में बिछे कालीन की तरफ मुतवज्जो होता था, जो एक नहायत ही नर्म मुलायम होने के साथ साथ बहुत कीमती भी था। दाखिली दरवाजे के सामने वाली दीवार पर एक बड़े साइज की ग्लास वॉल विंडो थी, जिसके ऊपर काले रंग के पर्दे गिराए हुए थे और उन्हें बड़ी नफासत के साथ खिड़की के किनारों पर टिकाया गया था। सारे कमरे का फर्नीचर काले रंग का था।
विंडो वॉल के दाएं जानब दरवार के साथ एक जहाजी साइड बेड पड़ा था, जिसके ऊपर बगैर किसी शिकन के सफेद रंग की चादर उस शख्स की नफासत का मुंह बोलता सबूत थी। बेड के किनारों पर 2 साइड टेबल थे, जिनमें से दाएं जाने पड़े साइड टेबल पर एक काले रंग की पिस्टल और साथ ही सिगरेट की एक डब्बी पड़ी थी। तीसरी दीवार के साथ एक बड़े साइज में काले रंग का ड्रेसिंग रखा था, जिसके ऊपर पड़ी चीजें हर लिहाज से कीमती दिखाई देती थी। इसके साथ ही एक फुल साइज में ट्रिपल अलमारी को रखा गया था। बेड से लेकर ड्रेसिंग तक के दरमियानी रास्ते में एक कांच की टेबल पड़ी थी, जिसके ऊपर रखी एशट्रे इस वक्त सिगरेट की छाई से भरी पड़ी थी। कमरे की आखिरी दीवार में 3 छोटे साइज के दरवाजे लगे थे, जिसमें एक दरवाजा वॉशरूम जबकि दूसरा दरवाजा चेंजिंग रूम का था। दीवार के कोने में लगा तीसरा दरवाजा कमरे के अंदर मौजूद एक छोटी मगर खूबसूरत सी लाइब्रेरी का था, जिस लाइब्रेरी के अंदर तकरीबन हर शायर की किताब मौजूद थी। लाइब्रेरी के अंदर एक सफ़ेद रंग का स्टडी टेबल था, जिसके ऊपर इस वक्त भी किसी शायर की किताब खुली पड़ी थी। शीशे के सामने खड़े होते उसने स्किन कलर की शाल को अपने दोनों शानों पर ओढ़ा, अपनी मूंछों को ताव देते अब एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया था। हाथ की पुष्ट पर एक कीमती घड़ी पहनने के बाद उसने अपने 2 कदम उल्टी जानिब उठाए थे और अपनी तैयारी का एक मुकम्मल जायजा लिया था। आंखों में एक अजब सा खुमार लिए वो शख्स किसी की भी समझ में ना आने वालों में से था। हर दर्जे का जिद्दीपन और बेइंतहा की जुनूनियत इसकी रगों में कूट कूट कर भरी थी। वो एक ऐसा मर्द था जो सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की खातिर सारी दुनिया को जलाकर राख कर देने के लिए तैयार था। हाँ, वो जासिम अली असगर खान था, जिसकी अना का पैमाना नापना मुश्किल ही नहीं बल्कि मुश्किल तरीन काम था। वो डार्क गोल्डन कलर की शलवार कमीज पहने दोनों कंधों का स्किन कलर की शॉल से ढांपे हुए अपने पाँव को काली खेड़ी में कैद किए मुकम्मल तरीके से तैयार खड़ा था। एक आखिरी नजर खुद पर डालने के बाद अब की बार उसने अपने कदम बाहर की जानिब उठाए थे। सलाम अब्बा हजूर। जासिम ने दायां हाथ सीने पर रखकर थोड़ा सा झुककर अली असगर खान को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। तैयारी मुकम्मल हो गई जासिम खान? हाथ से सिगरेट सुलगाते अली असगर खान ने सवाल किया। जी अब्बा हजूर, मुकम्मल है तैयारी, बस छोटी और बाकी सबसे मिलना है। जासिम ने इस अंदाज में कहते अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखा था। खैर से जाओ बच्चे, हमने गाड़ी तैयार करवा दी। फरीद मुलाजिम से कहकर जासिम के झुकने पर अली असगर खान ने एक हाथ से उसकी कमर सहलाते उसे जाने की इजाजत दी। भैया, अब वापस कब आएंगे? लुबाबा ने जासिम के आगे सर झुकाते हुए कहा। बहुत जल्द आऊंगा छोटी। जासिम ने उसके झुके सर पर हाथ फेरा था। उसकी नरमी महज उसकी बहन तक महदूद थी। अपनी फूफो हाइका वहाज खान और अपनी चची फरीन जमार खान से मिलने के बाद जासिम खान ने अपने कदम बाहर की तरफ उठाए थे, जहां इसकी गाड़ी समेत गार्ड्स भी मुकम्मल तैयारी के साथ खड़े इसका इंतजार कर रहे थे। सियासत के साथ ताल्लुक की वजह से बहुत से छोटे बड़े दुश्मन अली असगर खान को नुकसान पहुंचाने के लिए मौका की तलाश में रहते थे। यही वजह थी कि जासिम का सफर हवेली से लेकर शहर की हदूद में दाखिल होने तक गार्ड्स के पहरों में गुजरता और ये सफर अक्सर रात के पहर ही किया जाता। माहौल पर छाई खौफनाक खामोशी को गाड़ियों की आवाज से तोड़ा गया। चारों तरफ जमीनें थीं, जिन पर हर थोड़े फासले के बाद जमीन के कुछ हिस्से पर फसल लगाई गई थी। सड़क इस वक्त बिल्कुल सुनसान थी और आबादी ना होने के बराबर ही मालूम होती। ये इलाके का दरमियानी हिस्सा था जब एकदम से एक कार तेज रफ्तारी के साथ जासिम की कार के पास से गुजरी थी। फरीद, क्या तुम जानते हो ये लोग कौन हैं? जासिम की रोबदार आवाज फिजा में गूंजी थी। जासिम का इशारा पास से गुजरती गाड़ी की जानिब था। ना, नहीं खान लाला, मैंने अंदर आदमी बैठे को कभी नहीं देखा। फरीद ने अदब से जवाब दिया था। फरीद, आंखें खोलकर बैठा करो, अगर मैंने खोली तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होंगी। जासिम ने सख्त नजरों के साथ फरीद की जानिब देखा था, जिसके जवाब में फरीद ने सर को खम करने में ही आफियत जानी। कुछ मिनट गुजरे थे, वो गाड़ी कभी इनके मुकाबिल आ जाती तो कभी इनसे आगे निकल जाती। फरीद के इशारे पर सब गार्ड्स अलर्ट हो चुके थे। 5 ही मिनट गुजरे थे कि वो गाड़ी तेज रफ्तारी के साथ आगे निकली और जासिम के हुक्म के मुताबिक गार्ड्स की एक गाड़ी उसके पीछे गई। कुछ ही देर में फिजा में फायर की आवाज के साथ मुसलसल फायरिंग की आवाजें आने लगी। माहौल एकदम से खौफनाक सा मंजर पेश करने लगा। जासिम का शक ठीक निकला। वो लोग काला खान के बंदे थे, जिन्हें इस वक्त गार्ड्स ने घेरे में ले रखा था। काला खान के आदमी अब पूरी तरह से गार्ड्स के रहमो करम पर थे। जासिम के सफर की इत्तला कभी हवेली से बाहर नहीं पहुंची थी। अली असगर खान का एक एक बंदा वफादार था, पर कोई था जो गद्दारी कर गया था। था कोई जिसने शेर की गुछाल में हाथ डाला था।
गाड़ी से नीचे उतरते वो एक-एक कदम आगे की जानिब बढ़ाने लगा। अचानक एक बाइक सवार तेज़ी से इनके पास से गुज़रा था। खान लाला, आप ठीक हैं? फरीद ने आवाज़ दागता होते हुए जासिम से पूछा था, जिसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, मैं ठीक हूँ। फरीद, पता लगाओ इन लोगों को तक खबर किसने पहुँचाई है। कल तक का वक़्त है तुम्हारे पास, वरना तैयार रहना। जासिम ने कड़े तेवरों के साथ हुक्म सादिर कर दिया और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। इन आदमियों को गार्ड्स के हवाले कर दिया गया था। वो जानते थे अब इनके साथ क्या करना है। वो एक अंधेरी जगह थी। फिलहाल उसे अंधेर नगरी कहना बुरा नहीं था। शायद वो कोई कारखाना था। उसकी हालत बता रही थी कि वो अब किसी के इस्तेमाल में नहीं था। दीवारों के अंदर छोटे-छोटे सुराख किए गए थे, जिनसे बराए नाम रोशनी अंदर की जानिब दाखिल हो रही थी। वहाँ पर नीले रंग में लोहे के ड्रम रखे गए थे। शायद इनमें पानी या ऑयल था। इन्हीं के दरमियान एक आदमी को दोनों टांगे फोल्ड किए स्टूल पर रस्सियों की मदद से बांधा गया था। ऐसे अंदाज से बांधा गया था कि अगर वो थोड़ा सा भी डगमगा जाए तो सीधा फर्श पर जा गिरता। वो आदमी हौले-हौले काँप रहा था जब उसे अपने अकब से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। कौन हो तुम? और मुझे मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उस आदमी की आवाज़ काँप रही थी। इसकी आँखों पर बंधी गई पट्टी को जासिम ने बेदर्दी से खींचकर उतारा था, जिस पर वो शख्स पूरी तरह कराह कर रह गया था। खान लाला, वो पहचान गया था उसे। फरीद। जासिम की आवाज़ सुनते ही फरीद ने इसके हाथ में पिस्टल थमाई, जिसे थामते ही जासिम ने इसका चैम्बर खींचा था। क्यों मोहम्मदीन? क्यों की थी गद्दारी? चंद टकों की खातिर तुम इस जैसे कमीने पर खुद को बेच आए? पिस्टल की नोक से उसका चेहरा ऊपर करते जासिम ने एक-एक लफ्ज़ चबाकर बोला था। हाँ लाल, मैं मजबूर था। मोहम्मदीन ने कमज़ोर सी दलील पेश की थी। ऐसी कौन-सी मजबूरी थी मोहम्मदीन जो तुम्हें मुझसे गद्दारी करने पर मजबूर कर गई? जासिम ने एक ज़बरदस्त घूंसा उसके मुँह पर झड़ते हुए कहा। मोहम्मदीन अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए स्टूल समेत फर्श पर जा गिरा था। उसके मुँह से खून के फव्वारे निकलना शुरू हो चुके थे, पर वहाँ रहम किसको आना था? चलो बताओ, क्या मजबूरी थी तुम्हारी? एक बार फिर से उसके बाल अपनी मुट्ठियों में कैद करके उसका चेहरा अपने मुकाबिल करते, जासिम ने खुद पर ज़ब्त करते उससे पूछा। मेरी मेरी बीवी को कैंसर है। उसका इलाज वक़्त पर ना होता तो वो मर जाती। इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मोहम्मदीन के मुँह और नाक से अच्छा खासा खून बह चुका था। तो मैं मर गया था क्या? मुझे भी तो बताया जा सकता था। अपनी गिरफ्त इसके बालों में मज़बूत करते जासिम ने एक और सवाल पूछा था। मु मु मुझे लगा कि तुम्हें हाँ, इसकी बात को बीच में काटते जासिम ने इसके बालों को झटका देते हुए कहा। यही लगा ना कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा और तुम्हें इस कमीने के पास भेज दूँगा भीख माँगने के लिए। माफ़ कर दे मुझे, खान लाला, गलती हो गई। अगर मैं ऐसा न करता तो मेरी बीवी मर जाती। तकलीफ़ के बायस मोहम्मदीन के लिए साँस लेना भी मुश्किल हो चुका था। फरीद, 2 कदम पीछे होते जासिम ने फरीद को आवाज़ दी। जी खान लाला, फरीद ने ताबेदारी से जवाब दिया। इसकी बीवी को यहाँ लेकर आओ। नज़र मोहम्मदीन पर गाड़े फरीद को हुक्म दिया गया। ना ना खान लाला, उस मासूम का क्या कसूर है? वास्ता देता हूँ मैं आपको, उससे कुछ मत कहिएगा। फरीद तड़प उठा था जासिम के अल्फाज पर। बेफिक्र रहो फरीद, मोहम्मदीन, जासिम अली असगर अली खान अभी इतना बेगैरत नहीं हुआ। बस तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देनी है। कुछ देर में फरीद मोहम्मदीन की बीवी को वहां लेकर आया था। उस लड़की की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसका कैंसर लास्ट स्टेज पर है। क्या लोड़ थी तुझे मोहम्मदीन ये सब करने की? मेरी खातिर क्यों तूने अपनी जान असाब में डाल दी? अगर इस बीमारी से ना मरी तो तेरे बगैर मैंने वैसे ही मर जाना है। तो क्यों नहीं सुनता है मेरी? ज़ोरा तड़प उठी थी उसकी हालत देखकर। मैं क्या करता ज़ोरा? तुझे ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता था मैं। मोहम्मदीन ने सर झुकाए अपनी गलती का एतराफ़ अपनी बीवी से किया था। खान लाला, आप इसे जाने दें। आपका कसूरवार मैं हूँ, मुझे चाहे मार डालें। इसे जाने दें। गलती तुमने की है मोहम्मदीन, पर वजह तुम्हारी बीवी है। अब सोच लो तुम दोनों में से पहले कौन मरना बस चाहता है? पिस्टल की नोक से कनपट्टी को सहलाते हुए जासिम ने बेजारी से कहा। किस बात का गुरूर है आपको खान लाला? आपको क्या लगता है खुदा की मखलूक को तकलीफ देकर आपकी अना और आपका गुरूर सलामत रहेगा? तो ये आपकी भूल है। वो खुदा देने और छीन लेने दोनों पर कादिर है। आप उसकी दी गई ढील का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर हम गरीबों पर इतना ज़ुल्म ना करें, जिसका अज़ाला आप सारी ज़िंदगी ना भुगत सकें। आंसू लड़ियों की तरह सुरह की आंखों से बह रहते हैं। उफ़! कितना बोल लेती हो तुम लड़की।
وہ کیا ہے نا, جاسم علی خان اصغر کو عادت نہیں ہے لوگوں کی کہانیاں سننے کی. پسٹل کی نوک کو اپنی پیشانی پر مس کرتے جاسم نے زہرا کے حلق میں چلائی تھی, جو ایک طرف سے جا کر دوسری جانب سے نکل گئی تھی. زہرا! محمد دین تڑپ اٹھا تھا. اس سارے دورانیے میں اب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے, جس سے اس کا پورا چہرہ بھیگ چکا تھا. بس ایک یہی آواز تھی جس کے بعد پورے ماحول میں خاموشی چھا گئی تھی. گولی محمد دین کی پیشانی پر چلائی گئی تھی, جس کے چلتے ہی سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں وہ موت کی آغوش میں جا چکا تھا. دونوں لاشیں فرید کے حوالے کرتے ہوئے جاسم نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر وہاں سے چلا گیا. کسی کو مارنا اس کی عادت نہیں تھی, پر غداری کی سزا اس کے قانون میں موت ہی درج کی گئی تھی. بلیک کلر میں 3 پیس سوٹ پہنے ارشمان ملک اس وقت بالکل تیار تھا, پر ایسی ڈریسنگ کافی سوٹ کرتی تھی اس پر, اور وہ اکثر ایسے ہی کپڑوں میں پایا جاتا تھا. اس کی آنکھیں بھوری تھیں اور اس کے بالوں کا کلر بھی اپنی آنکھوں سے مختلف نہ تھا. ہلکی ہلکی شیپ پر تھوڑی گھنی سی مونچھیں اس کی مردانگی کو 4 چاند لگانے کے لیے کافی تھی. ہلکے گلابی ہونٹ اور گندمی رنگ کا وہ مرد کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا تھا. اپنا ایک مکمل جائزہ لینے کے بعد اب وہ نیچے ڈائننگ کی طرف جانے لگا, جہاں کاخیر ملک اور عبیدہ بیگم بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے. السلام علیکم. دونوں کو سلام کرتے اس نے عبیدہ بیگم سے پیار لیا اور اپنی جگہ سنبھال لی. وعلیکم السلام. کیوں برخوردار, کیسے ہو؟ بڑی تیاریاں شیاریاں کر رکھی ہیں, کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ کاخیر ملک نے پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے پوچھا. جی بابا, آج آپ کے ساتھ آفس جاؤں گا. بہت ریسٹ کر لیا ہے میں نے. چاولوں کا ایک نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے ارشمان نے جواب دیا. ارے بیٹا امید, تمہیں آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں, تھوڑا گھومو پھرو, کام تو ساری زندگی ہی جاری رہنا ہے. عبیدہ بیگم نے اس کی جانب دے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا. ارے ماما, آفس سے تو جانا ہے, میں بور ہو چکا ہوں نا گھر میں بیٹھ بیٹھ کر. ارشمان نے بے چارگی سے منہ پھلایا تھا, جس پر عبیدہ بیگم اور کاخیر ملک دونوں ہنس پڑے تھے. کیا کر رہی ہے میری گڑیا؟ سما, جو اس وقت کسی گندے بچے کی طرح چاکلیٹ کھا رہی تھی, دھیان کے پکارنے پر ایک دم سے شرمندہ ہوئی. لاکھ کوشش کے باوجود بھی چاکلیٹ کھانے کے دوران اس کا منہ اور ہاتھ گندے ہو جاتے تھے. وہ میں چاکلیٹ کھا رہی تھی بھائی. سما نے جلدی سے اپنا منہ ٹیشو پیپر سے صاف کیا تھا. ہاں, وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ سما مرزا چاکلیٹ کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہی ہے. دھیان نے اپنی ہنسی میں دباتے ہوئے سما سے کہا, کیونکہ اس کا منہ ابھی تک ٹھیک سے صاف نہیں ہوا تھا. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سما نے اس کی تیاری کو دیکھتے ہوئے پوچھا. ماما کی قبر پہ جانا ہے, پھر وہیں سے ارشمان کے گھر جاؤں گا. روبارس و صفان بھی وہیں آئیں گے. دھیان نے عام سے لہجے میں کہہ کر ماں کے ذکر پر ہمیشہ افسردہ ہو جایا کرتا تھا. سما چھوٹی سی تھی جب سرکشا بیگم اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی تھی. ابیر مرزا نے ان کے جانے کے بعد اپنے بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا. ارمغان کی شادی کے بعد وریشا نے کبھی سما کو اپنی بہنوں سے کم نہیں سمجھا تھا. وہ ہمیشہ اسے اپنی بڑی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی. سما کی عادت کافی الگ تھی. دکھنے میں وہ کوئی مغرور شہزادی لگتی تھی, پر ایک دفعہ بات کرنے کے بعد یہ غلط فہمی دور ہو جاتی تھی. اس کا لہجہ کافی نرم تھا. بھائی, میں بھی جاؤں آپ کے ساتھ قبرستان؟ مجھے بھی واپسی پہ ڈراپ کرنے کے بعد اپنے فرینڈ کی طرف چلے جائیے گا. سما نے ڈرتے ڈرتے اپنی خواہش کا اظہار کیا. ہاں ہاں, کیوں نہیں, دونوں چلیں گے. دھیان نے مسکرا کر کہتے سما کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چابی لے کر باہر نکل گیا, جبکہ سما شال لینے کے لیے روم کی جانب چلی گئی. ارے او, دماغ سیٹ ہے کہ نہیں؟ آرام سے گاڑی چلا یار, کیوں چلان کٹوانا چاہتا ہے؟ رباز نے صفان کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے کہا, جس کی سپورٹس کار کا شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا. تو نے ہی تو کہا تھا جلدی چلا, ہم لیٹ ہو چکے ہیں. صفان نے سپیڈ اور تیز کرتے ہوئے کہا. دیکھ میرے بھائی, جلدی کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ تو ہوائی جہاز ہی اڑانے بیٹھ جا. رباز کو پہلی دفعہ اس کی ڈھٹائی پر غصہ آیا تھا. وہ دیکھ, اپنا شہزادہ کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے. صفان نے اس جانب اشارہ کیا جہاں سے ارشمان گاڑی سے نکل کر دھیان کے گلے مل رہا تھا. وہ دیکھ, اس کے ساتھ اس کی شہزادی بھی ہے. رباز کا اشارہ دھیان کی طرف تھا. اس کے کہتے ہی ان دونوں کا بھرپور کہا ہوا کے سپرد ہوا تھا. یہ صفان نے مرنا کسی دن بھلا پارکنگ ایریا میں کوئی اتنی سپیڈ کے ساتھ انٹر ہوتا ہے. دھیان ان دونوں کو پارکنگ میں ایریا میں انٹر ہوتا دیکھ چکا تھا. اس کے کہنے پر ارشمان نے افسوس سے سر ہلایا, جیسا کہنا چاہ رہا ہو کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ لوگ اس وقت کراچی کے ایک مشہور ہوٹل میریٹ میں موجود تھے, جس کا فرنٹ ایریا ایک بلڈنگ نے کور کر رکھا تھا, جو کہ 8 منزلہ عمارت پر مبنی تھی. ہوٹل کے چاروں طرف کو سبزی اور خوبصورتی سے کٹے درختوں نے گھیر رکھا تھا. بلا شبہ وہ اپنی بناوٹ کا منہ بولتا ثبوت تھا. صفان اور رباز سے ملنے کے بعد وہ ہوٹل کی عمارت میں داخل ہوئے اور وہاں پر ایک ٹیبل بکنگ کرانے کے بعد اپنے آرڈر دے کر
इधर-उधर लोगों का जायज़ा लेने में मसरूफ़ हो गए। पाकिस्तान आने के बाद ये इन चारों का पहला विज़िट था। और सुनाओ यारो, नौकरियाँ-छोकरियाँ मिल गई तुम बेरोज़गारों को? ये सुफ़ान था, जो कि ज़्यादा देर खामोश रहने के बायस पेट में उठते दर्द के हाथों मजबूर होकर बोल पड़ा। जी नवाब साहब, नौकरियाँ तो मिल गई, अलबत्ता वक़्त आने पर छोकरियाँ भी मिल जाएँगी। दयान ने एक हाथ से टेबल बजाते हुए कहा। अभी सुफ़ान मुँह से फिर कुछ बोलता इससे पहले ही वेटर इनका दिया गया ऑर्डर लेकर हाज़िर हो चुका था। खाने से भरपूर इंसाफ करते हुए तीनों अफ़राद अपना इर्द-गिर्द भूल बैठे थे, जब सुफ़ान ने अर्श को अपनी जानिब घूरता हुआ पाया और नासमझी के तासुरात लिए वो अर्श को सवालिया नज़रों से देखते हुए इधर-उधर देखने लगा। सुफ़ान को देखने के बाद अब की बार अर्शमान ने रुबाज़ की तरफ देखा था, जिसका मुँह में जाता हाथ हवा में ही मुअल्लिक़ रह गया। अब की बार घूरी दयान साहब की जानिब की थी, जो दोनों हाथों में चिकन पीस पकड़े इनके साथ भरपूर इंसाफ करने में मसरूफ़ थे। क्या हुआ अर्शी, ऐसे क्यों देख रहा है? सुफ़ान ने आइब्रो अचकाते हुए पूछा। क्या बोला? एक बार फिर बोलना ज़रा। अर्शमान ने उसे घूरते हुए गुस्से से बोला। ओह! सॉरी, मेरा मतलब अर्शमान मलिक। सुफ़ान ने बत्तीसी निकालते हुए कहा। तुम तीनों की इत्तला के लिए हम इस वक़्त अपने घरों में नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक मशहूर 5 स्टार होटल की सरज़मीन में बैठे खाना खा रहे हैं, जहाँ आधे से ज़्यादा स्टाफ़ हमारे ख़ानदानों से वाक़िफ़ है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तमीज़ से ठूँसा जाए। अर्शमान ने इन तीनों की तरफ से संजीदगी से देखते हुए अपनी बात ख़त्म की। अर्शमान की बात सुनते ही इन तीनों ने एक नज़र अपने इर्द-गिर्द देखा और फिर तमीज़ का मुज़ाहिरा करते शरीफों की तरह खाने लगे। साइड टेबल में कुछ लड़कियां बैठी थीं जो उन लोगों को देखकर हंसने में मसरूफ़ थीं। इस बात में कोई शक तो बिल्कुल नहीं था कि वो चारों दोस्त एक से बढ़कर एक थे और इस वक्त वो मुकम्मल थ्री पीस सूट में बैठे थे। ओए रूबी, बात सुने ज़रा। सफ़ा ने ज़रा सा झुककर रुबास के कान में कहा। रूबी, ओह माय गॉड! रुबास, तुम्हें मुबारक हो, तुम भी रूबी बन गए। दियान ने हंसते हुए कहा, क्योंकि सुफ़ान का रुबास को रूबी कहना वो सुन चुका था। अर्शमान भी ये सुनकर मुस्कुरा उठा था। वो जानता था इनका कोई इलाज नहीं। खबीस, तुझे शर्म नहीं आती अपने इतने हैंडसम दोस्तों की खूबसूरत नामों को बिगाड़ते हुए? रुबास ने एक घूंसा झड़ते हुए कहा, जबकि सुफ़ान बुरी तरह से कराह गया था। खाने में छोटी-मोटी नोक-झोंक जारी थी और उनकी खूबसूरत जोड़ी अरूज पर थी। बेशक वक्त आने पर उन्होंने एक दूसरे के लिए जान तक दे डाली थी। उनकी चारों की दोस्ती ही ऐसी थी।